फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। देखो फंडामेंटल राइट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी में दो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट्स और दूसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला चीज तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट पूछेगा लिया है कहाँ पे, तो आप पार्ट 1 पढ़ लिए, पार्ट 2 पढ़ लिए, कौन सा पढ़ना था? पार्ट 3। तो ये है कहाँ? पार्ट 3 में। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अगला चीज पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग लिए कहाँ से? हाँ, अमेरिका से, फ्रॉम यूएसए। अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैग्ना कार्टा का मतलब होता क्या है? चार्टर, अधिकार पत्र। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का डिमांड इंडिया में आपसे पूछेगा पहला बार कब किया गया? ठीक है, पूछ सकता है ना पहला बार फंडामेंटल राइट्स कब मांगा गया? 1928 में कमेटी बना था, हिस्ट्री पढ़ लिया ना? है, हो गया ना हिस्ट्री? नहीं हुआ हिस्ट्री? 1928 में कमेटी बना था जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू दिया था। इसमें पहला बार इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया गया था। 1931 में कराची सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पहला बार कांग्रेस डिमांड रखा, फर्स्ट डिमांड बाय कांग्रेस। देखिए हो गया। अब कुछ बात है उसको आराम से समझना। फंडामेंटल राइट्स, पहला चीज आपने पूछा ना फंडामेंटल राइट्स होता कैसा है। अब जैसे दो फंडामेंटल राइट्स का नाम बताओ, पता है कुछ भी? राइट टू इक्वालिटी, ठीक। हाँ, और ठीक है, राइट टू स्पीच। अब तुमको राइट टू स्पीच है तो खड़ा होकर हमको डरियाने लोगे, है ना? राइट टू स्पीच, तो खड़ा होकर हमको गाली देना शुरू कर दो। है? आपके पास राइट टू स्लीप भी है, सोने का अधिकार। तो कल को रेलवे लाइन पे गद्दा बिछाओ के बोलोगे आज यही मन है मेरा, है ना? राइट टू स्लीप। हाँ, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार। अब हम तुमसे सवाल पूछते रहे, तुम बोलो मेरा चुप रहने का अधिकार है, हम नहीं बोलेंगे। फंडामेंटल राइट्स कभी भी क्वालिफाइड होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, पहला फीचर, फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट। मतलब
कि फंडामेंटल राइट है तो आपको वो मिलता है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन के साथ मिलता है। जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे नहीं मिलता। राइट टू स्पीच है तो इसका मतलब थोड़ी खड़ा होकर रोड पे किसी को गाली देते रहो। राइट टू लिबर्टी है तो इसका मतलब थोड़ी तुम दूसरा को गुलाम बना लोगे। तुमको बोलने का अधिकार है, चिल्लाना तो नहीं शुरू कर दो रात में 12 बजे। आप अपना फंडामेंटल राइट्स तभी तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक आप किसी और का फंडामेंटल राइट नहीं छीन रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, दिया गया है लेकिन किंतु कुछ संशोधनों के साथ, पहला चीज। दूसरा चीज, जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल मतलब तुम्हारा फंडामेंटल राइट है पढ़ने का, पढ़ने का अधिकार है ना, नौकरी का अधिकार है ना। अगर तुमको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है तो तुम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। यही होता है जस्टिसेबल इन नेचर। न्यायालय में परिवर्तनीय। अगर तुमको तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स तुमसे छीना जा रहा है, कोई तुमको जबरदस्ती बोले कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है? अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो तुम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर सकते हो? नहीं करोगे ना, तो तुम उससे अरेस्ट कहाँ जाओगे? कोर्ट में। लेकिन यही जब जाओगे डीपीएसपी में, नीति नहीं दे सकता, तो वो इनजस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, तो दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर, न्यायालय में परिवर्तनीय। ठीक, अब जो फंडामेंटल राइट्स है, सम आर अवेलेबल टू ऑल। आपको सिटीजन बताए थे, एक सिटीजन होता है, दूसरा एलियन होता है। तो जो बाहर का आदमी, अब एक बात होता है, आर्टिकल 15 बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये तो सबको मिलना चाहिए ना, चाहे वो इंडियन हो या नहीं हो। आदमी तो सब आदमी है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन एक चाइनीज आके यहाँ एसएससी के एग्जाम में बैठ सकता है? नहीं ना बैठ सकता। आर्टिकल 15 एजुकेशन के लिए, आर्टिकल 16 जॉब के लिए। तो ये सब किसको अवेलेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ इंडियन को, इंडियन सिटीजन को। तो सम आर अवेलेबल टू ऑल बट सम आर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। कुछ सभी के लिए है और कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक को कौन कौन सा दिया गया, ये एग्जाम में आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, 4 आर्टिकल दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा आर्टिकल है सिर्फ जो भारतीय नागरिक को दिया गया है। 15, क्योंकि इसमें आपको एजुकेशन है, 16 नौकरी है, 19 राइट टू फ्रीडम। तुम कोई पाकिस्तानी आदमी को फ्रीडम दे दोगे कि तुम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो? नहीं ना दे सकते हो। कहाँ क्या करे तो भरोसा है, पर इंडियन को तो है ना, तुम कहीं भी जा सकते हो। 15, 16, 19, 29 माइनॉरिटी, 30 माइनॉरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जब शुरुआत में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल कितना फंडामेंटल राइट था? एट स्टार्ट शुरुआत में कितना फंडामेंटल राइट था? 7। शुरुआत में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन अभी कितना है? हाँ, 6 है। तो 7वां कहां गया? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया? अब ये पूछेगा। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव। संपत्ति का अधिकार। अब एक एग्जांपल लो, अभी देखो ना, हरियाणा सरकार रोड बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है। अब उसके लिए सरकार क्या कर रहा है? आपसे अलग अलग जगह पे जमीन ले रहा है। अब मान लो, एक एग्जांपल लो, सरकार यहां से रोड निकाल रहा है और बीच में ही तुम्हारा है चाय का दुकान। तुम बोले हम तो ना हटेंगे चाचा, तो सरकार क्या तुम्हारे लिए इधर से ऐसे घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। सरकार तो तुमसे तुम्हारा जमीन ले सकता है ना। कोई भी आदमी अपना जमीन का रसीद वसीद देखे होते, उस पर क्या लिखा हुआ रहता है? रैयत। तुम सरकार का रैयत है, यानी किराएदार है, तुम मालिक नहीं है।
इसलिए सरकार को तुम क्या देता है? टैक्स देता है ना, जमीन का टैक्स। अगर तुम मालिक होता जमीन का तो सरकार को तुम टैक्स क्यों देता? मालिक कभी टैक्स थोड़ी देता है। लेकिन सरकार तुमसे 10 रुपया ही टैक्स लेता है, लेकिन तुमको ये सिर्फ एहसास दिलाता है कि बाबू जमीन तुम्हारा नहीं है, हम भले 10 रुपया ले रहे हैं पर मालिक हम हैं। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी। अब मान लो तुम इसको बोले यार कि हम नहीं देंगे, अब मान लो सरकार को पता चला तेरे घर के नीचे तेल का कुआं है, तो तुम बोले ना मुझे पूरी चलेंगे, नहीं ना होगा। तो सरकार क्या बोला, आपका राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये बोला कि सरकार किसी का भी जमीन विद प्रॉपर रीजन, जबरदस्ती नहीं, अगर डेवलपमेंट के काम के लिए उसको उसका मार्केट रेट से ज्यादा ही देता है, ले सकता है। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, नहीं, अब राइट टू प्रॉपर्टी ये जो लीगल राइट है, आपसे ये पूछता है लीगल राइट या इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, अंडर आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 ए, ठीक है, कहा 300, आर्टिकल 300 ए अभी लीगल राइट है ना, जो भी चीज संविधान में है उसका कोई ना कोई आर्टिकल होगा। पढ़ लिया ओलंपिक। हाँ हाँ हाँ, लीज वाला सरकार वापस नहीं ले सकता, कोर्ट वाले। अगर अगर लेगा तो तुमको बहुत बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा उसको। लिया है क्या रे, कि लेने सोच रहा है? कहाँ लेने सोच रहा है? सरकार लीज पे जल्दी देता नहीं है, इसी पे तो इतना बवाल हुआ था ना झारखंड में, जो एक्ट है CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, यहाँ का आदिवासी दूर दूर तक उसी का जमीन है, लेकिन उसको अपना बच्चा को पढ़ाने में पैसा नहीं। आदिवासी है तो उसका एक तो पूंजी नहीं है ना कि उतना बड़ा जमीन पर वो खेती कर सके। दूसरा कि सरकार उसको ये भी रोक दिया कि जमीन तुम किसी और को नहीं दे सकते हो, हाँ नेता खरीद सकता है, उस पर केस चलते रहेगा जिंदगी में, तब जाए, लेकिन बाकी किसी को नहीं बेच सकते। अच्छा, वो आदमी क्या करेगा, बूठा जब मिट्टिया फाटेगा, मिट्टी फाटेगा नहीं ना, वो जमीन रहेगा, तुम सरकार को उसको ये बोल दो कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, तुमको लॉटरी देंगे उसमें से, हम तुमसे जमीन लिए, उस जमीन का कीमत भी तुमको दिए, और तुम्हारे घर में किसी एक आदमी को लॉटरी भी दे देंगे। अब मान लो उस एरिया में एक फैक्ट्री खुल लिया, तो पूरा एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहां होटल खुलेगा, रोड बनेगा, कोई चाय का दुकान लगा रहा है कोई, समझदार समझ गया। ठीक, क्लियर। तो यही आपको पढ़ना आर्टिकल 12 से 35, एक एक करके इसमें भी सारा आर्टिकल करेंगे। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 तो क्या बोलता है, आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा? इंडिया में। तो इंडिया का डेफिनेशन एज ए स्टेट, भारत एक राज्य के रूप में परिभाषा, डिफाइंस द स्टेट।
ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल होता है। आर्टिकल 13, यहाँ दो तीन चीजें देखो। 12 में सिर्फ राज्य का परिभाषा, भारतीय राज्य में क्या क्या, केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, प्राइवेट, पब्लिक, सब कुछ, ठीक है। आर्टिकल 13, हमेशा एक टर्म सुनते हो ना, लॉ, कानून। इसमें कानून का परिभाषा, लॉ होता क्या है। अब दो तीन चीज बोला गया। पहला चीज बोला गया कि भारत आजाद हुआ 1947 में, हम लोग संविधान लगा 1949 में। 1949 से पहले और 1947 से भी पहले भारत में बहुत सारा कानून चल रहा था ना, जो अंग्रेज लोग चला रहा था, जिससे अब फंडामेंटल राइट्स बनने के बाद वो जो पहले से कानून चलते आ रहा था उसका क्या होगा। पहले से जो सारा लॉ चलते आ रहा है उसका क्या करना। तो सरकार ये बोलता है कि अगर पहले से कोई भी चलता हुआ लॉ फंडामेंटल राइट से उसका टकरार नहीं होता तो वो पहले जैसा चलता रहेगा। लेकिन अगर दो कानून टकरा रहा है आपस में तो उसमें हमेशा फंडामेंटल राइट जीतेगा, दूसरा को बंद कर दिया जाएगा। एक चीज। दूसरा चीज, आपसे ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, हर साल, हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो तो फादर वादर है कुछ। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन? हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर मतलब समझता है, व्याख्या करना। कोई एक लाइन अगर हम बोलते हैं तुमसे, मान लो स्त्री अस्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, इसका क्या मतलब है? स्त्री अस्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री का जो चरित्र है वो पुरुष का भाग्य का निर्धारण करता है, ठीक है। ये एक मीनिंग हो गया इसका। अब मेरा जैसा आदमी इसका क्या मीनिंग निकालता है? स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। तो तुम्हारे ऊपर है ना। एक लाइन अगर हम तुमको बोलते हैं, हम बोले अबे तू पढ़ा काहे नहीं, एक आदमी को लगा कि मास्टरवा को मेरा चिंता है, पूछ रहा हमसे काहे नहीं पढ़ा। दूसरा लगा अबे बोला हमको, ऐसे कैसे, नीचे उतरने दे, 15 को हॉस्टल का लड़का बुला। एक लाइन का दो मीनिंग कोई भी निकाल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो पूरा लाइन ही लाइन लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और निकाले, तुम पढ़े तो उसका मीनिंग कुछ और निकाले, तुम पढ़े उसका मीनिंग कुछ और निकालेगा। तो कौन सा मीनिंग सही है ये कैसे पता चलेगा? वही मीनिंग सही होगा जो सुप्रीम कोर्ट निकाले। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या करने का अधिकार है, उसके अलावा किसी को नहीं। और अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीनता है तो तुम कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया? गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यही से लिए सुप्रीम कोर्ट को एक और पावर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू का, जो हमेशा पूछेगा आपसे। न्यायिक पूर्वावलोकन। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला का खुद से समीक्षा कर सकता है। उसको लगता है ना अगर कि हम कुछ गलत फैसला दे दिए, वो चेंज कर लेगा। आया बात समझ में? लिखो आर्टिकल 13। पॉलिटी ऐसे भी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। डिफाइंस लॉ। मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, पर काम का सब्जेक्ट है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। डिफाइंस लॉ, इसमें कानून को परिभाषित किया गया है, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई है। दूसरा, तीसरा क्या बोले थे? तीसरा, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई है। पूर्वावलोकन,
पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत लिखना पड़ता है नहीं? हाँ? देखो, हम लिखने वाला पे भरोसा करते हैं, हम पीडीएफ और पीपीटी वाला पे भरोसा नहीं करते। पीडीएफ पीपीटी कभी कभी, पीपीटी नहीं, कभी कभी पढ़ा दे तो टॉपिक पीपीटी जो पीपीटी लाइक है। अब इसमें हम नहीं समझाएंगे तो कैसे पता चलेगा? बात की तो लिखना तो पड़ेगा भैया। और वही बात बोली, पहला बार लिखना है, एक बार अच्छा नोट्स बना लो, हमेशा ये काम हो जाएगा। कहते हैं फंडामेंटल राइट। और एक पॉइंट और लिख लो, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाली सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है इंटरप्रेटर। अगला आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अब देखो, यहां से थोड़ा सा मामला बदलता है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ठीक है। इसमें जो पहला है वो कौन सा? आर्टिकल 14 है, बस समझ में। 14 से 18 ये पूरा है समानता का अधिकार। उसमें आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 बोलता है, देखो दो पार्ट में है ये, ध्यान से सुनना। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता और विधि से समानता, दोनों में अंतर समझो। पहला क्या बोल रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। कानून के आगे सब बराबर, कागज पे सिर्फ, बाकी वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। पैसा है तो तुम ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन कानून का काम तुमको सिर्फ सजा देना नहीं है। कानून का काम क्या है? तुमको बचाना भी ना। कानून तुमको सुरक्षा भी तो देता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा, ऐसा सिर्फ संविधान में लिखा हुआ। वास्तविक जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। फिल्म देखते ना, इससे सभी पात्र काल्पनिक है, वैसे ही संविधान के सभी लाइन काल्पनिक है। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये लिया गया है यूके से। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वाला एरिया। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है यूएस से। एक ही तो आर्टिकल में दो पार्ट लिया गया, ठीक है। हिंदी में लिखो, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण। अब यहां एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन मतलब समझते हैं, अपवाद जिसपे नियम नहीं लागू होता। तो एक्सेप्शन है क्या? बताओ, सोचो, कोई एक्सेप्शन है? कोई दिखता है एक्सेप्शन? बाबरी मस्जिद का नाम सुना था, बहुत बवाल हुआ था, जिसकी जगह राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर बना तो यूपी का जो सीएम था जिस समय बाबरी मस्जिद गिराया गया था, उस सीएम का नाम था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह पे मुकदमा नहीं चल पाया, क्यों? तो जो वो गवर्नर बन गया था बाद में। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब इसका एक्सेप्शन है। तुम प्रेसिडेंट, जैसे तुमको रोड पे चलते उठा के पुलिस अरेस्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई फॉरेन एम्बेसडर आया, उसको कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। विदेश का कोई आदमी आया था, यूनाइटेड नेशन में कोई आदमी आता है तो उसको नहीं करेगा, उसको पहले उसका देश का एम्बेसी से बात करना पड़ेगा, वहां परमिशन लेना पड़ेगा, तब हो रहा है ना।
तो एक्सेप्शन तो है, तो लिखो एक्सेप्शन। अपवाद, अपवाद, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कॉमा, फॉरेन रूलर्स, विदेश का कोई राजा आया है, कोई प्राइम मिनिस्टर आया है, फॉरेन रूलर्स, कॉमा, एम्बेसडर्स, ईटीसी। अपवाद में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, कॉमा, विदेशी शासक, कॉमा, राजदूत इत्यादि। एक सवाल है, इंडिया आने वाला पहला एम्बेसडर कौन था? राजदूत। कोई दूसरा देश का आदमी तुम्हारे यहाँ कोई राजा भेजता तो तुम राजदूत कहते हैं ना, एम्बेसडर। इंडिया आने वाला पहला एम्बेसडर कौन था? तूने हिस्ट्री एकदम नहीं पढ़ा है, झूठ बोलेगा। हिस्ट्री हुआ था नहीं हुआ था? एक भी क्लास नहीं हुआ? हुआ था ना? हम्म। इंडिया के ऊपर लिखा जाने वाला पहला किताब कौन था जो कोई विदेशी लिखा? भारत का पहला साम्राज्य निर्माता? देखो, तीन आंसर देते हैं। इंडिया का पहला साम्राज्य निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर का गवर्नर हुआ करता था, नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस से जब लड़ाई हुआ 305 बीसी में, तो सेलुकस हार गया, तो उसको मारने ही वाला था। तो देख लिया उसकी बेटी को, एक तो बिहारी छोरा, ऊपर से देख लिया लड़की, बोला उससे शादी किया, लेकिन था तो बिहारी। दहेज, दहेज में लिया काबुल और कांधार, इसीलिए भारत का पहला साम्राज्य बनाया, अटक से लेके कटक तक। और उसी के साथ एक और आदमी आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। अब नाम याद आया? किताब का नाम इंडिका। इंडिया आने वाला पहला एम्बेसडर मेगास्थनीज, और पहला किताब। अभी कैसे याद आया? सब खा पका के सर रिवीजन करना कौन जरूरी है? ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ। अब आओ थोड़ा मुद्दा का बात पे, थोड़ा अच्छा वाला है। देखो, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 अभी लिखना मत। आर्टिकल 15 और 16 क्या बोलता है? द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य जो है किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकता। किस चीज पे? उसके प्रजाति, उसका धर्म, उसका जाति, उसका जन्म स्थल, उसका लिंग, उसके रंग पे ओनली। अब लास्ट में यही वाला सारा कांड कर दिया, ओनली। ओनली का है लगाया। अब एक एग्जाम्पल समझो, इंडियन आर्मी में देखो, कुछ साल अभी तो एनडीए कुछ दिन पहले लड़की लोटे लिए खोला, तो एनडीए तो लड़की लोटे भी नहीं पाती थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा था कि नहीं हो रहा? सरकार क्या बोल रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ। अभी भी बहुत सारा पोस्ट आता है जिसमें लड़की नहीं भर सकती, और सरकार तो ये भी बोल रहा है कि तुम जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, तो रिजर्वेशन कैसे देते हो? सरकार बोल रहा है ना। दूसरा चीज सरकार ये बोल रहा है कि तुमको धर्म और जाति पे भी भेदभाव नहीं करना है, तो रिजर्वेशन कैसे दे रहे? इसलिए अंतिम में लगा दिया ओनली।
सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कर सकते हो, इसके अलावा एक दो और कंडीशन लगा दो, उसका जो मन है सो करो। संविधान देखो हम लोग धर्म के जैसा है, जैसे हम लोग धर्म में अलग अलग छेद है कि ये वाला पाप करोगे तो ये पूजा करा दो, ये वाला पाप करोगे तो गौ दान कर दो, ये वाला पाप करोगे तो ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। वैसे ही संविधान है, कानून सारा बीच बीच में छेद छोड़ा हुआ है, जहां से तुम बच के निकल सकते हो, या तो संशोधन कर लो या कुछ अलग प्रोविजन लगा दो। वैसे ही तो आर्टिकल 15 और 16, 15 कभी भी बात करेगा तो 15 बात करेगा एजुकेशन का। आपको स्कूल कॉलेज ये सब में जितना भी रिजर्वेशन मिलता है ना, वो सारा मिलता है आर्टिकल 15 से। और आर्टिकल 16 कभी भी बात करेगा तो ये बात करेगा एम्प्लॉयमेंट का। आपको जो नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है? ले लो आर्टिकल 15, द स्टेट shall not discriminate, the state shall not discriminate against any citizen, against any citizen on the basis of on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth only। राज्य किसी भी नागरिक में, राज्य किसी भी नागरिक में उसके प्रजाति, कौमा धर्म, कौमा जाति, लिंग या जन्म स्थल, क्या बोलते स्थल बोलते हैं ना, जन्म स्थल पे भेदभाव नहीं कर सकता, पे भेदभाव नहीं कर सकता। अब इसी में तुमको क्या बोला गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 2, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, नो रिस्ट्रिक्शन और इन, नो रिस्ट्रिक्शन इन कहा, एक बार बताओ, कोई हॉस्पिटल लगा सकता है कि यहां सिर्फ हम हिंदू का इलाज करेंगे? कोई सरकारी स्कूल लगा सकता है कि यहां सिर्फ क्रिश्चियन पढ़ेगा? कोई होटल लगा सकता है कि यहाँ खाली गोरा आदमी आके खाएगा? नहीं लगा सकते हो ना। कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि जो गांव में कुआं है उससे तो हम किसी को पानी नहीं पीने देंगे, तालाब से पानी नहीं पीने देंगे? पहले यही सब होता था ना, जिसके देश में बोलता है कि मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है, जो छुआछूत, तो सरकार को उसको खत्म करना, तो खत्म करने के लिए क्या तुमको लाना पड़ेगा, इक्वालिटी, समानता लाओगे तब ना। तो क्या लिखा, नो रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक प्लेसेस। कोई सिनेमा हॉल में तुम नहीं ना मना कर दोगे कि तुम गोरा हो या तुम काला हो तो तुमको नहीं आने देंगे। पब्लिक प्लेसेस, होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, और यूज ऑफ रोड, रोड पे यूज करने से किसी को रोड तोड़ नहीं, तुमको भेदभाव कर रहे। रेलवे, पॉन्ड, तालाब, टैंक, वेल एक्सेट्रा। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को, जितना लिखना सब लिख। टेम्पल में हो सकता है रिलीजन के बेसिस पे, टेम्पल में नहीं हो, वहां रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। हाँ, तो यहाँ तो रिलीजन भी ना है, ठीक है। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी जगह, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, जितना जगह का नाम आता है ना, लिख देना।
तालाब, रोड का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। ये था आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अगला आर्टिकल 15 क्लॉज 3। 15 क्लॉज 3 देखते हो, सरकार कहीं कहीं, खैर आदमी लोग का तो जन्म हुआ है खाली जनगणना करा दे, जनगणना कराया करा के चला जाएगा। सरकार जो भी प्रोविजन बनाया है किसके लिए? लड़की के लिए। तो सरकार देखते हो कितना बार बच्चा और औरत के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है। तो आदमी लोग टेस्ट कर सकता है ना कि इक्वालिटी कहाँ है, समानता का अधिकार मिल लगे। जैसे एसएससी में तुम फॉर्म भरते हो, लड़का लोग तो एसएससी कितना पैसा लेता है? 100 रुपया। लड़की लोग को 0। यहाँ कोई लड़की नहीं हल्ला करेगी कि हमको इक्वालिटी चाहिए। बाकी जगह बोलेगी कि हमको तो समानता चाहिए, यहाँ कहीं नहीं बोलती है। अरे बाकी हर चीज में, बस ये सब चीज में नहीं बोलेगी, गलती से भी नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या बोलता है? द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। राज्य औरतों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अगला 15 क्लॉज 4, चलो शुरुआत में नहीं था। 15 क्लॉज 4 ये ऐड कब किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय फर्स्ट CAA 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। इसमें क्या है? रिजर्वेशन फॉर BC, BC यानी बैकवर्ड क्लास, SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी में। यहां पे प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, शुरुआत में सिर्फ सरकारी में रिजर्वेशन दिया गया था बाय फर्स्ट CA। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा BC यानी पिछड़ा वर्ग, SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति को सरकारी संस्थाओं में आरक्षण। ये तो 15 क्लॉज 4 था। अब 15 क्लॉज 5 शामिल किया। कब? शुरुआत में नहीं था, बाय 93rd CAA 2005, 93वां संविधान संशोधन 2005। यहां क्या बोला? गवर्नमेंट में, यहां बोला प्राइवेट में। रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहां तक रोक गया। एक और जोड़ दिया बाद में 15 क्लॉज 6 बाय 103rd CAA 2019। इसमें क्या ऐड किया था? 10% रिजर्वेशन। किसके लिए? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, 10% रिजर्वेशन। हो गया, ये हो गया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का। अब आर्टिकल 16 किस बारे में बात करेगा? नौकरी के बारे। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 सेम डेफिनेशन लिख लो जो 15 में डेफिनेशन लिखा था ना, परिभाषा, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन एनी पर्सन, वो सेम परिभाषा लिख के अंतिम में लिखना इन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी में। वहां एजुकेशन ये सब बारे था,
सेम परिभाषा लिखो, तो 15 जो परिभाषा लिखी थी ना, वो सेम लिखो 16 में। राज्य किसी भी व्यक्ति में उसके जाति धर्म ये सब में भेदभाव नहीं करेगा। किस चीज में? लेकिन यहाँ नौकरी में। सारा डेफिनेशन लिखने के बाद इन इक्वालिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर, सबको समानता का अवसर। जब समानता का अवसर है तो फिर रिजर्वेशन कैसे आएगा? फिर संविधान में छेद करेंगे, इधर से उधर घुसे, उधर से निकले। हो गया, लिख लिया। अब इसमें पहला जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 16 क्लॉज 3। जैसे देखते हो कि झारखंड क्या कर दिया अभी, शायद ग्रुप सी और डी में 75% है ना झारखंड का निवासी के लिए, 100%। ग्रुप सी और डी में 75% होगा, 75% है ना, 75 है ना। तो कैसे कर दिया सरकार ने? तुमको क्या कॉन्स्टिट्यूशन तुमको क्या बोल रहा है? प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन तुमको कर रहा है ना कि यूपी वाला, महाराष्ट्र वाला, केरला वाला यहाँ नहीं भर सकता। कौन भर सकता है? तो सिर्फ झारखंड का हो, डोमिसाइल वाला डिमांड कर रहा है ना। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 यही है। द स्टेट कैन रिजर्व सर्टेन पोस्ट, द स्टेट कैन रिजर्व सर्टेन पोस्ट फॉर लोकल सिटीजन्स ओनली। राज्य कुछ पदों को, फॉर लोकल सिटीजन्स ओनली सर्टेन पोस्ट, राज्य कुछ पदों को सिर्फ वहां के लोकल मतलब स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। द स्टेट कैन रिजर्व सर्टेन पोस्ट फॉर लोकल सिटीजन्स ओनली। अगला आर्टिकल 16 क्लॉज 4, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस बीसी, पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण। यहां नौकरी में, लेकिन 15 में पूछ दिया तो पढ़ाई वाला स्कूल कॉलेज, 16 पूछा तो नौकरी। ठीक है, अब देखो सरकार बोला हम तो रिजर्वेशन देंगे, तो रिजर्वेशन में तुम पहचानो नहीं जैसे कि बीसी कौन है, बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 कमीशन बनाया गया। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट कमीशन का नाम पूछ लेगा। पहला जो कमीशन बनाया गया 1953 में, नाम था टाटा कालेकर कमिटी। टाटा कालेकर समिति। डायरेक्ट आपसे पूछेगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था, ठीक है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। असली कांड कौन किया? 1979 में जो बना मंडल कमीशन, जो अभी आपको रिजर्वेशन देखने मिलता है ना, वो इसका रिपोर्ट है। दूसरा कमीशन कौन बना? 1979 का मंडल आयोग। ये दोनों पिछड़ा वर्ग आयोग। ये तो भर दिया, ये बोला बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद आया कि बैकवर्ड क्लास में बहुत सारा ऐसा लोग है जिसके पास पैसा था भर भर के। तो एक टर्म सुना होगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अगर कोई बैकवर्ड क्लास में ओबीसी में एक क्रीमी लेयर होता है और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो ये किसको बोलते हैं? क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। वैसा व्यक्ति या वैसा फैमिली जिसका एनुअल इनकम 8 लाख पर ईयर
LPA, ठीक है, उससे ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, क्रीमी, तो उसको रिजर्वेशन में फायदा कम मिलेगा। और जो वैसा फैमिली जिसका 8 लाख पर एनम से कम हो इनकम, वो नॉन क्रीमी लेयर है, इसको फुल रिजर्वेशन मिलता है। बस समझ में। तो अभी कौन पहचाना क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो इसीलिए कमिटी बनाया गया, रामनंदन कमिटी, ठीक है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द गवर्नमेंट अपॉइंटेड रामनंदन कमेटी for the identification of the government appointed Ramanandan committee for the appointment of क्रीमी लेयर। सरकार ने क्रीमी लेयर के पहचान के लिए सरकार ने क्रीमी लेयर के पहचान के लिए रामनंदन कमेटी का गठन किया। फिर क्रीमी लेयर से डैश देकर लिख देना, एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख, वार्षिक आय 8 लाख से अधिक होनी चाहिए। एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख, वार्षिक आय 8 लाख से, हाँ क्या बोले, पहचान के लिए क्या क्या बोले थे, भूल गए, पूरा लाइन पर ना। क्रीमी लेयर के पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। क्रीमी लेयर के पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। और उसे डैश दे देना और लिखना, वार्षिक आय 8 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगर 8 लाख से कम है तो तुम नॉन क्रीमी हो गया, 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर हो गया। ठीक बात है। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन समझ में आ गया। हाँ, अब आ जाओ आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन संविधान इतना अच्छा है हमारा कि संविधान में कहीं भी अनटचेबिलिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। छुआछूत माना किसको जाए, सिर्फ सरकार लिखा है कि छुआछूत खत्म करना, लेकिन छुआछूत है क्या ये कहीं नहीं बताया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18, पुराना जमाना में नाम देते ना, निजाम, महाराजा ऑफ ये, फलाना ये, नवाब साहेब, राजा ऑफ इंदौर, ठीक है, राय बहादुर, खान बहादुर, बहुत आदमी नाम ला। सरकार ये बोला कि अगर मान लो तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, तुम किसी कलेक्टर को चिट्ठी लिखा कि मेरा ये काम है, फलाना ढिमकाना, और अंतिम में लिखा, जैसे लिखते हो ना अंतिम में, सेवा में, हाँ सेवा में, तो अपना नाम लिखते हो। अब कोई आदमी, तुम मान लो अपना नाम लिखा, क्या नाम है तेरा, है इंग्लिश में लिख लेते, हिंदी नहीं आता हमको, वर्षा, ठीक है, तेरा क्या नाम, पूजा। अब मान लो पूजा जो है, पूजा को भारत रत्न मिल चुका है पहले, अब पूजा लिखती है भारत रत्न पूजा, किसी का नाम का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ले सही भारत रत्न वाला इसका काम पहले होना चाहिए, ये तो छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, तो सरकार क्या बोल रहा है 14 से 18 तुमको, इक्वालिटी ना, समानता। तो सरकार बोला कोई भी आदमी अपना नाम में, मान लो एक नाम है, उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई टाइटल नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट, 2 टाइटल लगा सकते हो, एक्सेप्ट एकेडमिक या मिलिट्री। जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर रिटायर होने में भी प्रोफेसर लिख सकता है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर लिखता है, जो कर्नल था, लेफ्टिनेंट था, वो लिखता है। तो एकेडमिक, जो तुम पढ़ लिख के कमाए हो या तुम जो सेना में कमाए हो वो कमा सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं लिख सकते हो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं लगा सकते, नहीं तो समानता का अधिकार नहीं होगा ना। तुम टाइटल दिखा रहे, क्या दिखा रहे हो कि हम पहले कुछ थे, अपने आप को वजनगर दिखा रहे हो, अपना ध्वज दिखा रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। वन कैन होल्ड only one can hold only academic and military titles। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अकादमिक या सैन्य उपाधियां लगा सकता है, बस। या तो एकेडमिक लगाइए या मिलिट्री लगाइए, उसके अलावा कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। क्या लगाएगी तुम, क्या लगाएगी, टाइटल क्या लगाएगी बताओ। हाँ, कुछ तो सोची होगी, कुछ बनेंगे, क्या बनना है, कुछ नहीं, क्या बनना है, हाँ, कुछ तो सोची होगी। ले, अब सोच रही है बैठ के, क्या बनना है। पूछो, जो मिल जाए सर चलेगा तुमको। अभी सोचे नहीं ना सर, 3-4 साल में क्या परेशान हो तुमको। यशो, झारखंड सरकार का सेंट्रल वाला, हाँ वो तो पता है, सेंट्रल स्टेट। तू लोग तो पति बनने के अलावा, हाँ, लोटो पायलट बनना, फॉर्म तो आ गया, ग्रेजुएशन हो गया ना। हाँ, अच्छा, सचिव जी, बाहर निकलो इससे, समझा। मैं तो 2 साल बाद सोचेगा कि पहले काहे नहीं निकल रहे थे। कुछ सीरियस सोच लेगी क्या बनना है। पंचायत सेक्रेटरी का बहुत कम निकलता है थी। तुमको पता नहीं, गुड, तुमको जो मिल जाए। देखो, उसको मोबाइल चलाना, ब्लॉगर बनेगा। तुमको क्या बनना है, क्या बनना है, बैंक पीओ, जहां मिल जाए। ये टारगेट बनाओ रे, जब तक नहीं पता रहे ना कहाँ जाना है, तब तक रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, हाँ, तो इमोल डिफेंस में जाना है तो ग्रेजुएशन कर, सीडीएस का तैयारी शुरू कर। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो सीडीएस का तैयारी शुरू कर। जानना है तो जानना है। जिंदगी में बाद में 5 साल बाद जब बैठेगा कोई तालाब के किनारे, तो अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि हम कोशिश नहीं किए। हम नौकरी चाकरी छोड़ के पढ़ा रहे हैं, क्या जब कुछ और करना। हम जॉब करते तो छोड़ दिए, हमको उसमें भी कुछ और है। हमको सिर्फ पुलिस फोर्स चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। दूसरा छोड़ चुके हैं, हमको सिर्फ पुलिस फोर्स। 5 साल बाद अफसोस नहीं करना चाहते कि हम कोशिश नहीं की। मिलना नहीं मिलना बाद का बात, अपना कोशिश तो कर ले। नहीं हो रहा, बहुत सारा काम है, उसके बाद कर लेंगे कुछ, लेकिन कोशिश तो करेंगे। आर्टिकल 18 यहां तक खत्म हो गया आपका। क्या, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आपका खत्म होता है, ठीक है। अगला पार्ट, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। अगला क्लास में करते हैं इसको।